हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एग्जैक्टली क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा था या मतलब बनाया जा रहा था तो फ्रेमर्स के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी या चीजों के सैलाब चल रहे होंगे कि हम किस टाइप के गवर्नमेंट को अप्लाई करें, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप्लाई करें या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप्लाई करें। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं टाइम टू टाइम और उससे देख रहे हैं कि बढ़िया चीजें किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और किस चीज को हम अपने कंट्री के लिए अच्छे से मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने जो अपनाया वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया। एग्जैक्टली क्या है कि पहले से ही वो हमारे प्रैक्टिस में था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वेस्टमिनिस्टर मॉडल को लागू किया गया था और वेस्टमिनिस्टर क्या, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसको यही बोलते हैं कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। तो इस पे हम लोगों ने पहले से ही मतलब प्रैक्टिस में था, क्योंकि ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा था और 50-60 साल से जो चीजें चल रही थी या 40-50 साल से वो एक्चुअल हमें वैसे ही कंट्रोल किया जा रहा था जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर होता है। तो क्या हुआ कि जो फ्रेमर्स लोग थे उनके दिमाग में आया कि इस प्रैक्टिस से हम लोग बहुत अवेयर हैं, कोई नया सिस्टम लगाएंगे फिर चीजें पूरी फिर से हमें शफल करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसी को अपना लें, जबकि सक्सेसफुल ये चलने वाला भी है। ठीक है, तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये हुई कि हमने ये सोचा कि यहाँ पर बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर है। मतलब भारत में हर 50-100 किलोमीटर पे जाओगे तो आप लोग बदल जाएंगे, उनके तरीके बदल जाएंगे। तो इस तरीके से कास्ट भी बहुत सारा है, रिलीजन भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब लैंग्वेज वाइज भी देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड लोग हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनने कहा कि डाइवर्सिफाइड कल्चर के लिए सबसे अच्छा होगा मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगा दिया जाए। मतलब यहाँ पर आप पार्टी बनाइए, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, वो नेशनल होगी, स्टेट होगी, अनरिकॉग्नाइज पार्टी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन लड़िए और आप फिर आइए जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के और पार्लियामेंट के तहत आप देश को चलाइए। तो ये मतलब कुल मिलाकर के जब देखा गया तो हमारे यहाँ के लिए सबसे सूटेबल और बढ़िया जो व्यवस्था थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही अपनाना था, तो हमने वो अपनाया है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन जो मेंस आंसर राइटिंग करने जाएंगे उनसे ये पूछा जाता है कि ये कैसे अलग है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। ठीक है, तो एक तो पहले ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो एक तो हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। दूसरा कुछ एमसीक्यू के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के हमें मेंस के हिसाब से देखना है। और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि इंडिया ने कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और कैबिनेट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट होगा, अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा, हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा अपना जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अमेरिका के गवर्नमेंट से कैसे अलग है, अमेरिका में जो लगा हुआ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसमें कैसे अलग प्रोविजंस है। तो ये चीजें पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज, अगर आपको पार्लियामेंट समझना है तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट के जो भी नॉर्म्स और जो भी चीजें चलेंगी वो यहां से आपको एक बेसिक आइडिया मिलने लग जाएगा कि कैसे हमारा देश काम कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज a form of democratic governance where the executive authority derives from the depends on the legislative authority. Clear है? The prime minister and the council of minister are the part of the legislature. ये याद रखना कि यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दोनों किसके पार्ट है, लेजिस्लेचर के, एंड रिमेन अकाउंटेबल टू इट। क्लियर है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एट सेंटर, याद रखना आर्टिकल 74 और 75, एंड एट स्टेट आर्टिकल 163-164। अब इसमें बात आता है हमारे आर्टिकल 74 और 75 का। तो हमने सेंटर में क्या किया है कि हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट होंगे और प्रेसिडेंट के नीचे कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, पीएम, और ये पीएम किसके पार्ट होंगे, तो हमारे पार्लियामेंट के पार्ट होंगे, ये पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके जो भी चीजें होंगे कम्युनिकेशन चैनल का काम करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट से अगर कोई भी बात करना है तो किसके थ्रू होगा, वो प्राइम मिनिस्टर। मतलब आर्टिकल 74 क्लियरली ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। याद रखना, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा
ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री का काम क्या होगा? प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देना होगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होंगे उनमें मेजर रोल किसका प्ले होगा? प्राइम मिनिस्टर का होगा। हम लोग जैसा देखते भी हैं कि जब भी न्यूज में आता है तो हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जो हमारी माननीय प्रेसिडेंट है, उनकी थोड़ा सा मतलब चर्चा में वो कम रहती है, न्यूज में कम देखती है। आप देखोगे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी लंदन जा रहे हैं, तो यहां जा रहे हैं मीटिंग के लिए, वहां जा रहे हैं, तो मतलब जो भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। या किसके साथ कर रहे हैं वो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट में बैठ करके। ठीक है, और जो भी हमारे बिल बनते हैं या जो भी हमारा लॉ पास होता है या कुछ भी हमारे देश में इंप्लीमेंट करना है, जैसे मान लो कि इनने एक डिसीजन लिया, कोई लॉ पास किया, तो वो लॉ कब लागू होगा? जब प्रेसिडेंट का उस पर साइन हो जाएगा। मतलब जो हेड ऑफ द कंट्री है या जो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है या जिनके सिग्नेचर से पूरा देश चल रहा है, नॉमिनल हेड बोलते हैं, वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्लियर है? लेकिन जो सारा काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो काम कर रहे हैं हमारे पीएम। तो ये याद रखना, आर्टिकल 74 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। वैसे ही हमारे स्टेट लेवल पे भी हमने डिवीजन ऑफ पावर कर रखा है, जैसे कि एक गवर्नर होंगे और गवर्नर के नीचे कौन होगा? सीएम होंगे। एग्जैक्टली सीएम कम्युनिकेशन चैनल का काम करेंगे किसके? जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दो हो सकता है, कई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हो, जैसे कि एमपी, कई स्टेट हैं जहां पे नहीं है। ठीक है ना, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पार्ट कौन बने रहेंगे? तो हमारे सीएम बने रहेंगे। और वहीं एड एंड एडवाइस देंगे किसको? गवर्नर को। मतलब जो भी राज्य के नियम कानून जो भी बनेगा वो किसकी अध्यक्षता में बनेगा? तो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में बनेगा। और फिर उस पर साइन किसका होगा? गवर्नर का होगा, तभी वो लागू होगा। क्लियर है? मतलब हमारे पास दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? आर्टिकल 74 75, और दूसरा क्या? आर्टिकल 163 164। क्लियर है? इट ऑल्सो कॉल्ड कैबिनेट सिस्टम और responsible government because the cabinet remains responsible to the legislature। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कैबिनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लेजिस्लेचर के लिए। तो ये याद रखना। दूसरी चीज इसमें यह भी पूछा जाता है कि अगर ऐसा हमने अपनाया है तो इसमें प्राइम मिनिस्टर कैसे होंगे? तो वो इलेक्टेड है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, आगे हम देखेंगे। दूसरा चीज, प्रेसिडेंट कैसे होंगे? वो भी इलेक्टेड है हमारे यहाँ। मतलब जहां से हमने अपनाया है, मतलब ब्रिटेन से हमने अपनाया है, तो ब्रिटेन वाले सिस्टम में थोड़ा बहुत हमने अपने हिसाब से फेरबदल किया है, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, द सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। इंडिया adopted the British parliamentary model with modification suited to its federal और मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया कि हमने जो आइडिया लिया है, आप ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली ब्रिटिश मॉडल पे अप्लाइड नहीं है, मतलब ब्रिटिश मॉडल का कॉपी नहीं है, हमने वहां से आइडिया लिया। और चूंकि वहां पे आप जानते हैं मोनार्की लगा हुआ है, मतलब वहां पर राजा होते हैं और राजा के जो भी मतलब आगे वाले जनरेशन के लोग होंगे, जैसे अभी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ के बाद फिर किंग आ गए, फिर इसके बाद इनके भी कोई सन या डॉटर होंगे, वो राजा बनेंगे, मतलब वो हेरिडेटरी चल रहा है। हमारे ऐसा नहीं है, आज द्रौपदी मुर्मू है, कल कोई और होगा द्रौपदी मुर्मू के जगह पे, है ना। तो कलाम साहब रहे, तो ये लोग कहीं भी ब्लड रिलेशन में नहीं है और इलेक्टेड है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको अपने हिसाब से चेंज किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। हाँ, आइडिया जरूर ब्रिटेन से लिया है, मतलब वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे ये डिपेंडेंट है या उस पे बेस्ड है, आप ऐसा समझिए। फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। डुअल एग्जीक्यूटिव। अब इसमें एक टर्म और छूट गया, ध्यान रखना, छूटा क्या है आप लिख लेना। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। ठीक है, मतलब सेरेमोनियल पावर है इनके पास। जैसे आप यूं समझिए कि कोई भी देश का अगर बिल पास होता है या कोई भी देश का एग्रीमेंट होता है किसी दूसरे देश के साथ, तो वो किसके नाम से होगा? तो वो सारा प्रेसिडेंट के नाम से होगा। और अगर करेगा कौन? तो सारा प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है हमारे रियल एग्जीक्यूटिव विथ गवर्नमेंटल पावर। अब इसके लिए डिफेक्टो और डिजूरे दो टर्म यूज किया जाता है। आप याद रखना कि डिफेक्टो जो यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए। नाम लिख लेना आप। और यहां पर है प्रेसिडेंट के लिए
पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि डिजोर कौन है, डिफैक्टो कौन है। तो डिफैक्टो जो है वो प्रेसिडेंट, मतलब इसका मतलब क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव, और इसका मतलब होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल हेड और रियल हेड। तो ये आप याद रखना, ठीक है। ये टर्म हमारे स्लाइड में छूट गया था, आप लिख लीजिए या याद रख लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल अब आप जानते हैं क्या होता है। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, खूब लड़ाई झगड़े, ढिशुम ढिशुम, फिर उसके बाद बबलू भैया मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना। फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि इलेक्शन होगा, हम लोग जाते हैं वोट डालने, ठीक है। फिर वोट डाल करके आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ दिखा करके पार्टी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम मतलब बताते हैं कि हमने अपने वोटिंग राइट्स का यूज किया है, हमने अपने जिस पार्टी का एजेंडा हमें अच्छा लगा उसको हमने वोट दिया है। फिर इसके बाद क्या होगा, इलेक्शन की काउंटिंग होगी, इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर लगाएगा, बहुत सारे ड्रामे होंगे, एंड देन आफ्टर एक पार्टी की जीत होगी, ठीक है। मतलब एक कोई पार्टी पूरी मेजोरिटी में आएगी, और नहीं आई तो कोई बात नहीं, कुछ अल्टू पल्टू धर के हम लोग क्या करेंगे, एक नई पार्टी बना लेंगे, ठीक है। या उसी पार्टी को कोलिशन की गवर्नमेंट बना लेंगे, मतलब अल्टू पल्टू को बुलाएंगे और बोलेंगे सुनो रे सपोर्ट कर दो, जल्दी जल्दी सरकार बनानी है, नहीं तो दिक्कत होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि जिसकी मेजोरिटी होगी उसकी पार्टी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कुछ कहानी है। द पार्टी विथ मेजोरिटी सीट्स इन लोकसभा फॉर्म गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के अंदर जो भी, मतलब हमारे पास दो हाउस है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस। ये भी याद रखना, ये है हमारा अपर हाउस और ये है हमारा लोअर हाउस। तो ये याद रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोअर हाउस के जो इलेक्शन है वो हमारे यहाँ डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं कि कौन पार्टी रूल करेगी, ठीक है। तो लोअर हाउस की मतलब लोकसभा की जो रूलिंग पार्टी होगी, मतलब जो मेजोरिटी की पार्टी होगी, वो गवर्नमेंट के अंदर अपना पीएम बनाएगी, ये याद रखना। मेजोरिटी पार्टी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब पीएम कौन होगा, तो जो मेजोरिटी पार्टी का होगा उसको अपॉइंट कौन करता है, पीएम को, इंपॉर्टेंट है। तो पीएम को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं, ये याद रखो। क्लियर है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि पीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। बाकी के जो मिनिस्टर होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। किसके एडवाइस से, पीएम के एडवाइस से, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि पीएम है ही किसके लिए, प्रेसिडेंट के एड और एडवाइस के लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहां पे पूछा जाएगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, याद रखना बहुत अच्छे से, कि क्या प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के ही मेंबर बनेंगे, या क्या प्राइम मिनिस्टर वो ही बनेगा जो लोकसभा का मेंबर है, या राज्यसभा का मेंबर है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या कोई अदर पार्टी। तो बहुत अच्छे से याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है। एक ही क्वालिफिकेशन है कि जैसे मान लो कि किसी को भी उठा करके प्राइम मिनिस्टर, जो रूलिंग पार्टी है उससे देख लिया जाएगा, भाई रूलिंग पार्टी कौन है, मतलब मेजोरिटी में कौन आया है। तो मान लीजिए बीजेपी आ गया, ठीक है, या कांग्रेस आ गया, कोई भी आ गया। अब उनसे प्रेसिडेंट पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे लीडर वही हैं जिनका तुम नारा लगा रहे थे, या कोई और उस समय। मतलब आप, कई बार क्या होता है इलेक्शन में हम देख रहे होते हैं कि हर पार्टी अपना एक फेस खड़ा करती है और कहती है कि इन्हीं को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ऐसा मतलब प्री डिफाइंड नहीं है। आप ऐसे याद कीजिए कि जब पार्टी इलेक्ट होकर के, जीत करके, अपनी मेजोरिटी लेकर के कहां पहुंची है, लोकसभा में पहुंची है। क्लियर है, लोकसभा में पहुंचने के बाद कौन पूछेगा, तो प्रेसिडेंट पूछेंगे कि भाई मेजोरिटी पार्टी कौन है। हालांकि वो तो अब जीत से पता ही चल गया है। अब मेजोरिटी पार्टी से पूछा जाएगा कि आप बताइए आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। किसी को भी वो बता सकते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या नहीं हो, पहली बात, ठीक है। मतलब जैसे मान लो उनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर किसको उठा के बना दे, तो किसी को भी उठा के बना दे तो बना देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि वो बन गया प्राइम मिनिस्टर, अब उनसे बोला जाएगा कि साहब आप बताइए कि आपके कैबिनेट में मिनिस्टर कौन कौन बनेंगे, या कौन कौन को मिनिस्टर मैं अपॉइंट कर दूं। प्रेसिडेंट पूछेंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब बता देंगे कि इनको ये मिनिस्टर बना दो, इनको ये मिनिस्टर बना दो, बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक लफड़ा और है कि 6 महीने हैं उनके पास एज अ प्राइम मिनिस्टर। 6 महीने के अंदर अंदर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टर्म यूज कर रहा हूं, बहुत अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए या दिमाग में बिठाइए, जो करना है कीजिए, एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस, पार्लियामेंट तो दोनों हाउस से मिलकर बना है ना। तो वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं और लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। मतलब 6 महीने के अंदर उनको सिर्फ मेंबरशिप लेना है। अगर मान लो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवी के रूप में वो कहीं काम किए हैं, इसमें से कुछ भी एक में, तो डायरेक्टली राज्यसभा में अपॉइंट कर दिए जाएंगे, ठीक है। या
इलेक्ट होकर के भी आ जाए, कोई मतलब ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ, याद रखना कि पीएम बनने के बाद 6 महीने के अंदर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, मतलब ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, रह कहां रहे हैं, लोकसभा। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, लोकसभा के लिए, ठीक है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर है, लोकसभा में है। लेकिन ये किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम में पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन से पार्टी जीती, जीतने के बाद क्या हुआ, उनने प्राइम मिनिस्टर बनाया, नो डाउट बनाया, पर बात ऐसा है कि उस रूलिंग पार्टी से पूछा गया कि आपके लीडर कौन है, उनने जिसको नॉमिनेट कर दिया, जिसको बता दिया, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पहली बात, किसी भी हाउस के मेंबर हो वो, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, या नहीं हो तो भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, जैसे भी ले, ये याद रखना, ठीक है। तो लीडर, अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये ध्यान रखना। इसके लिए एक लाइन में याद रखना कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मतलब स्विम टुगेदर और सिंक टुगेदर। जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा आ गया और उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो रिजाइन दे दिया तो क्या होगा, सरकार गिर गई, ऐसे याद रखो, ठीक है। या कोई भी अगर रिजाइन देता है इसमें से साथ में कैबिनेट के लोग, तो कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर अगर रिजाइन दे देता है तो पूरी सरकार गिरी हुई मानी जाएगी उस दिन से। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। देखिए, कैबिनेट कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लोअर हाउस, ये भी याद रखना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, लोकसभा के लिए है, न कि राज्यसभा के लिए है, ठीक है। ऑल मस्ट रिजाइन इफ गवर्नमेंट लूज कॉन्फिडेंस, ये भी ध्यान रखना। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया या कुछ भी हुआ, गवर्नमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो सबको साथ में रिजाइन देना पड़ेगा, सब साथ डूब गए, क्लियर है। तो जब तक नाव चल रही है साथ चल रही है, डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, ये ध्यान रखना। सिंक टुगेदर स्विम टुगेदर का फॉर्मूला, ठीक है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, अब आप जानते हैं कि जब भी हम वोट देते हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, ठीक है, या एनडीए की गवर्नमेंट, कोलिशन की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट जीत गई, या इंडिया गवर्नमेंट जीत गई, कोई भी जीत जाए, तो ऐसा कोई भी अगर जीत रहा है तो हम जो वोट देने जाते हैं उसमें क्या होता है, एजेंडा डिक्लेयर होता है इनका। हर पार्टी का अपना एक मोटो है, एक एजेंडा है, एक मेंटालिटी है, और उसी को हम फॉलो करते हुए अगर हमें पसंद आता है तो हम फिर वोट देते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। मतलब क्या होगा इससे कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी, एक तरह के लोग एक साथ बैठेंगे। जैसे मान लो कि मेरे को बोला जाए कि आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो मैं, अगर मेरे कांग्रेस से विचार मिलते हैं तो मैं कांग्रेस में जाकर के लड़ूंगा, और मेरे अगर बीजेपी से विचार मिलते हैं तो बीजेपी में लड़ूंगा, और अगर मेरे कहीं विचार नहीं मिलते या मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी में लड़ूं, पर गाड़ी का ध्यान रखूंगा, ठीक है, पहिया वैया गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो मैं जाकर के उधर इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है। मतलब कहीं भी मैं लड़ लूं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस पार्टी के साथ मेरा मन मिल रहा है उसके साथ मिल लूं, ठीक है। मिनिस्टर्स यूजुअली फॉर्म सेम पार्टी और कोलिजन पार्टनर्स एग्रीइंग ऑन कॉमन एजेंडा। आप देखिए, जो भी मिनिस्टर आएंगे, जो भी मिनिस्टर हैं, वो क्या होंगे, एक तरह की मेंटालिटी के होंगे, एक तरह का उनका एजेंडा होगा, एक तरह का उनका फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। कोलिजन की भी गवर्नमेंट अगर बनाएंगे, जैसे मान लो कि छोटी छोटी 4 रीजनल पार्टी हैं, ठीक है, अल्टू पल्टू सल्टू मल्टू नाम है पार्टी का, ठीक है, तो अल्टू पल्टू सल्टू मल्टू ये सब लोग मिल करके एक पार्टी बना लिए गल्टू, ठीक है ना। तो ये गल्टू पार्टी जो बनेगी, ये क्या करेगी बेटा, ये जाकर के पार्लियामेंट में बोलेगी देखो हम इतने लोग साथ बैठे हैं, कोलिजन की गवर्नमेंट है, हम मेजोरिटी में हैं, क्योंकि हमारी पार्टी अब जो नई बनी है वो गल्टू पार्टी है। तो प्रेसिडेंट पूछेंगे कि ठीक है भाई बताओ क्या करना है, कौन तुम्हारा पीएम होगा, तो इनमें से एक को बता देंगे कि पीएम ये होगा। अब ये सभी लोग साथ क्यों बैठे हैं, एक तरह के चोर एक साथ बैठेंगे, एक तरह के साधु एक साथ बैठेंगे, जो आपको समझना हो समझ लीजिए, ठीक है। तो एक तरह के मेंटालिटी के लोग, एक तरह के एजेंडा वाले लोग, जिनका मन मिलेगा वो साथ में कोलिजन की गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। डबल मेंबरशिप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिनिस्टर्स मस्ट बी पार्लियामेंट मेंबर्स, इफ नॉट कैन होल्ड ऑफिस मैक्सिमम 6 मंथ्स। अब देखिए, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, जिसको भी मिनिस्टर बनाया गया है वो कौन होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो कितने दिन में, मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर अंदर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखना कि मिनिस्टर क्या रूलिंग पार्टी का ही होगा, नहीं, ये भी नहीं लिखा है। मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे किसी को, अब उनको लगता है कि ये तो दूसरी पार्टी का आदमी है लेकिन बहुत अच्छा है, बुला लेते हैं इसको, तो ये भी हो सकता है। मतलब आप एक लाइन में याद रखो कि रूलिंग पार्टी का तो है, लेकिन मिनिस्टर जो है वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको बुला करके कहीं भी
बिठाया जा सकता है। मतलब यहां पर इसको एमपी होना जरूरी है, ना कि पार्टी का होना जरूरी है, ना कि एक हाउस का होना जरूरी है। याद रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए मैं कॉमनली यूज कर दिया हूं। अगर नहीं है तो 6 मंथ के अंदर अंदर कहीं से भी मेंबरशिप ले आना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी जाएगी। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, याद रखना कि पीएम कैन एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर 5 ईयर टर्म टू कॉल फ्रेश इलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहां से पूरे वनडे एग्जाम में चल रहे हैं क्वेश्चन, और मेंस में तो आएगा ही। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, मतलब पीएससी दे रहे हो, एसआई दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, आपको काम आएगा। ये पूरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रखना कि लोकसभा के डिसोल्यूशन के लिए एडवाइस प्रेसिडेंट को कौन। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एडवाइस कौन देता है प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या 5 साल के पहले लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, तो लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, जब प्राइम मिनिस्टर को लगे तब वो लोकसभा डिसॉल्व करवा देंगे और नया इलेक्शन फिर से हो जाएगा। ठीक है। पीएम्स लीडरशिप हमने अभी भी पढ़ा है, डिफैक्टो डिजोर है। ठीक है। तो पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, सेट एजेंडा, लीड्स कैबिनेट, ये सब याद रखना, रिप्रेजेंट्स नेशन इंटरनेशनली। अब जहां भी बात होता है हमारे यहाँ कोई काम करने का, तो मोदी जी ही तो सामने आते हैं। ठीक है। तो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट मोदी जी ही तो हैं, याद रखो। अभी कैबिनेट की को लीड कौन करता है, तो पीएम करते हैं। ठीक है। जो भी इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करना है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो वो कौन करता है, पीएम करते हैं। ठीक है। कैबिनेट सीक्रेसी, याद रखना कि कैबिनेट प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल, मिनिस्टर्स टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का होल्ड लेते हैं जितने वो ओथ लेते हैं जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं। मतलब क्या, गवर्नमेंट के किसी भी एजेंडा, मतलब जो उस समय चल रहा है, या कोई भी ऐसा चीज है जो डिसीजन है जो लीक नहीं करना है, बिना आपस में सहमति के उसको लीक नहीं कर सकते। मतलब वो ऑफिस ऑफ सीक्रेसी को बनाए रखेंगे, अपने पोस्ट को बनाए रखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जॉब जाएगी। क्लियर है, क्योंकि उनने उठी इस चीज का लिया है कि हम सीक्रेसी बनाए रखेंगे। जैसे मान लो कोई ऐसा एजेंडा है जिससे हमारे नेशनल थ्रेट हो सकता है हमें, या हमारा कोई ऐसा प्लान है जो हम सीक्रेट रखना चाहते हैं, विदेश के किसी को भी बताना नहीं चाहते, देश में भी नहीं बताना चाहते, तो उसको सीक्रेट रखा जाएगा। ठीक है। ताकि हम अपने एजेंडा को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सके। जैसे मान लो हमें किसी पे अटैक करना है या कुछ भी करना है, अब इसमें से कोई आकर के बोल दिया कि भाई हम लोग कल तेरे को मारने वाले हैं, तो क्या होगा, पूरे देश का नाश मिल जाएगा। बोलो हमसे पहले अटैक कर देंगे हम पे, ये दिक्कत हो सकती है। नहीं मिलेगा तो भी हमारे मिलिट्री को दिक्कत हो सकता है, हमें कुछ उल्टे रिस्पॉन्स देखने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ऑफिस ऑफ सीक्रेसी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, बहुत अच्छे से याद रखना कि हमारे देश की व्यवस्था नहीं है। पहली फुर्सत की बात तो यह है कि हमने ये नहीं अपनाया है, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में नहीं, गवर्नेंस इंडिया में नहीं लगा हुआ है। ठीक है। ऐसी व्यवस्था आपको कहां मिलेगी, तो जाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के गांव या अमेरिका। क्लियर है। सिंगल एग्जीक्यूटिव, अब आप जानते हैं वहां पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और आम जनता पार्टिसिपेट करती है। मतलब अपने यहां जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या बाकी के जो इलेक्टेड लोग हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा है कि जनता वोट डालेगी प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट विथ रियल एग्जीक्यूटिव पावर। ध्यान रखना, यहां पर सारा पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। जैसे रसिया, आप अभी देखिए हमारे यहाँ पुतिन आए हुए थे, तो आप क्या देखोगे, तो रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन आए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए। ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो हेड ऑफ कंट्री है या हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन है, वहां पर प्रेसिडेंट है। मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने अपना रखा है। हमारे यहाँ ऐसा बहुत रेयर होता है कि प्रेसिडेंट हमारे कहीं जा रहे हैं। ज्यादातर टाइम क्या होता है कि जो पीएम है वहीं जाते हैं, वहीं सारे एजेंडा डिस्कशन करते हैं या एजेंडा जो भी है वो उसको रखते हैं। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। हमने क्या देखा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के लिए, लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर दोनों अपने अपने काम देखेंगे, और जुडिशियल तो अलग अपने यहाँ भी है, तो जुडिशियरी ब्रांचेस। नो ओवरलैपिंग मेंबरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नॉट रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रिमूवल ओनली थ्रू इम्पीचमेंट। याद रखना अपने यहाँ क्या है, देखो जैसे मान लो
कि अपोजिशन को यह लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी अब मेजोरिटी में नहीं रही, तो अपोजिशन क्या करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब इसमें क्या है, वो आकर के बोलेंगे हमारे स्पीकर को कि भैया हमें लग रहा है कि इस गवर्नमेंट में वो नहीं है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और यहां से कुछ मिनिस्टर होगा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इनकी पार्टी को छोड़ करके कहीं भाग जाएंगे, या उनको लगेगा कि अब पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको इंटरनली कहीं पता चल गया कि ये पार्टी अब मेजोरिटी में नहीं है, रूलिंग पार्टी, तो ये क्या करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे पास होगा, हमने अभी अभी पढ़ा है कि पार्टी क्या होगी, पूरी मतलब सरकार गिर जाएगी, सभी मिनिस्टर्स को, सभी लोगों को रिजाइन देना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट हेड है, उन पे नो कॉन्फिडेंस कहां से लाओगे, इलेक्टेड है, अकेले हैं, एक ही आदमी है, सारा वही देख रहे हैं, तो नो कॉन्फिडेंस जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, इंपीचमेंट लाया जा सकता है। इंपीचमेंट क्या है, जब वो बहुत ही ऐसा समझिए कि ओवर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कर दें, ठीक है, तब उन पे इंपीचमेंट लाया जाएगा। इंपीचमेंट के अलावा उनको हटाने का कोई मतलब, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ओवर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेंगे नहीं, और नहीं करेंगे तो उनका जो भी ईयर का टेन्योर है, जैसे अमेरिका में 4 साल का है, तो 4 साल का उनका टेन्योर फिक्स रहेगा। क्लियर है? इसके बीच में उनको कोई हटा नहीं सकता। जबकि हमने यहां पर क्या देखा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कभी भी सरकार गिर सकती है। ठीक है, तो फिक्स टेन्योर की बात है। प्रेसिडेंट हैज फिक्स टर्म 4 और 5 ईयर, जो भी कंट्री ने अपनाया हो। ठीक है, कई जगह पे टर्म भी बाउंडेड है, जैसे अमेरिका में 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। ठीक है, कैन नॉट बी आर्बिट्री रिमूव्ड। ठीक है, फिक्स लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, मेंबर्स हैव फिक्स टेन्योर। ये भी ध्यान रखना कि लेजिस्लेचर भी वहां पर क्या होगा, फिक्स होगा, उसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते बार बार। सिंगल मेंबरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने डुअल मेंबरशिप था, हमने देखा था। कैबिनेट मेंबर्स कैन नॉट बी लेजिस्लेटर्स और मस्ट चूज बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये याद रखना। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर कैन परसू अनपॉपुलर पॉलिसीज विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के अंदर रह के काम कर लेंगे। ठीक है, उनको कोई भी मतलब ऐसा नहीं करेगा कि आप हटिए या आपके पावर ये है, ओवरलैपिंग जैसी कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, अपना काम करेंगे। साथ में यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका अपना पर्सनल किचन कैबिनेट होता है, और किचन कैबिनेट कहीं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे ये लिखा हुआ नहीं है। मतलब वो अपने किसी पर्सनल पर्संस को भी अपॉइंट कर सकते हैं और किसी को भी उठा करके किचन कैबिनेट में रख सकते हैं। जबकि हमने अभी क्या देखा कि जो मिनिस्टर्स होंगे अपने इसमें प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, वो कौन होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होने चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं मेरिट्स ऑफ, एक मिनट, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपनाया है, तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों पूछे जाएंगे, पर मेरिट ज्यादा देख लेना आप, डिमेरिट एक बार ना भी देखो तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरिट का उल्टा डिमेरिट होगा, तो थोड़ा बहुत देख लेना। देखिए, हार्मनी है। अब हार्मनी कैसा है, आप एक बात समझो कि एक जैसे लोग मिले हुए हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ पावर इंश्योर्स नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, स्मूथ गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ध्यान रखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, कितनी बार मैंने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एग्जाम में आएगा। ठीक है, मिनिस्टर्स आंसर क्वेश्चन एंड कैन बी रिमूव थ्रू नो कॉन्फिडेंस, मिनिस्टर को क्वेश्चन का आंसर देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, मतलब डिबेट होगा, जो भी हमारा बिल आएगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी बिल को हम पार्लियामेंट में कैसे भी पास कर लेंगे। ठीक है ना, उस पर डिबेट करना होगा, हमें अपोजिशन को जवाब देना होगा। एंड देन आफ्टर, अगर मान लो कहीं से भी पार्टी को लगता है कि कॉन्फिडेंस में नहीं है ये लोग, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आ देंगे। मैंने बताया था आपको कि क्या है कि जैसे जो रूलिंग पार्टी है, अब उसमें से कुछ मिनिस्टर सटक गए इधर उधर, या ऑपोजिशन को पता चल गया या रात में सीट के नीचे से, हालांकि आयाराम गयाराम केस आप लोगों को देखना पड़ेगा आगे, पर अभी इन जनरल मैं बता देता हूं कि चीजें एक मतलब स्क्रीन के पर्दे के पीछे भी तो कुछ होता है। तो पर्दे के पीछे ऐसा हुआ कि रात में जो अपोजिशन पार्टी थी उसने खरीद लिया मिनिस्टर्स को। अब बता के नहीं खरीदा जाएगा, ये इनडायरेक्टली। अब मिनिस्टर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में भाग गए, या उनको लग रहा है कि वो पार्टी अच्छी है, उधर चले जाते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्टी बदल लिया। अब पार्टी बदल लिया तो क्या होगा,
अपोजिशन को ये पता है कि पार्टी बदलनी है तो हमारी पार्टी अब रूलिंग में है, मतलब मेजोरिटी में है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा लेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, वोटिंग होगा कितने लोग इस पार्टी के साथ हैं, अगर कम वोट आया तो फिर अपोजिशन को बोला जाएगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस प्रूफ कर दीजिए और सरकार बना लीजिए। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी स्थिति रहेगी। प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप। अब देखिए, जब डिवीजन ऑफ पावर है, फिल्टर हो रही है चीजें, मिनिस्टर्स के पास डिबेट हुआ, डिबेट होकर के कहा गया प्राइम मिनिस्टर मतलब उनसे पूछ के ही आया होगा, जो भी बिल आया होगा, तो प्राइम मिनिस्टर को वो चीज पता है। फिर मिनिस्टर्स में डिबेट हुआ, देन आफ्टर प्रेसिडेंट के पास गया, वहां पर साइन होने के बाद वो लागू हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि डिक्टेटरशिप नहीं रहेगा किसी भी तरीके का। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल मिनिस्टर्स। दूसरी बात ये भी है कि अलग अलग मिनिस्टर हैं। आप जानते हैं भारत में जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें कोई ये मिनिस्टर है, कोई वो मिनिस्टर है, तो ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री बटी हुई है। एंड डिपार्टमेंट ऑन लेजिस्लेटिव सपोर्ट सेफगार्ड अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो भी चीजें हैं इसमें रेडी ऑल्टरनेटिव। अब ध्यान रखना, अपोजिशन हमेशा झंडा लेके खड़ा रहता है कि काश इनकी सरकार गिर जाए और प्रेसिडेंट हमें बोल दें कि आप बना लो पार्टी, मजा आ जाए, 6 महीने बाद ही सरकार गिर जाए। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था स्टेट में कि कांग्रेस की सरकार आई और फिर बीजेपी ने नो कॉन्फिडेंस पास करवा लिया, और जैसे नो कॉन्फिडेंस पास करवाया बीजेपी की फिर से सरकार चलने लग गई। मामा थे उस समय मध्य प्रदेश में, तो ये हुआ है। ठीक है, तो रेडी ऑल्टरनेटिव, हमेशा ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट तैयार है, मतलब अपोजिशन की जो पार्टी है वो तैयार है कि बस नो कॉन्फिडेंस पास हो या किसी भी तरीके से इनकी सरकार गिर जाए, आपस में लड़ लें, रिजाइन मार दें और हमें प्रेसिडेंट बोल दें, स्टेट है तो गवर्नर बोल दें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ऑपोजिशन पार्टी रेडी टू फॉर्म गवर्नमेंट विदाउट फ्रेश इलेक्शन इफ रूलिंग गवर्नमेंट फॉल्स। हमने पढ़ा, अभी बताया मैंने कि जैसे रूलिंग गवर्नमेंट गिरेगी ऑपोजिशन तैयार है, चाहे वो राज्य में हो सीएम बनाने के लिए या देश में हो पीएम बनाने के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, कैन कॉल इलेक्शन व्हेन नीडेड। आप जानते हैं प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर कभी भी कह सकते हैं कि अब इलेक्शन करवाया जाए, ये सरकार गिराई जाए, तो ये हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव टू पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल चेंजेस, याद रखिए, वाइडर रिप्रेजेंटेशन, कोलिजन अरेंजमेंट अलाउ स्मॉलर पार्टीज एंड रीजनल इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। अब आप जानते हो, जैसे मान लो कि किसी को की भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई, सब मिलीजुली सरकार आ गई है, बढ़िया, तो अब क्या होगा, अल्टू पल्टू सल्टू पार्टी जो हम देख रहे थे, ये सब लोग क्या करेंगे, मिल करके एक नई सरकार बना देंगे। मतलब ये लोग कॉलिजन की गवर्नमेंट बनाएंगे, 4 5 6 पार्टियां मिलेंगी और एक नया नाम देंगी, जैसे अभी एनडीए की सरकार है। ठीक है, तो इसमें मेजोरिटी पार्टी जो है वो बीजेपी है। इंडिया गवर्नमेंट बनने वाली थी, इंडिया की सरकार बनने वाली थी, तो ऐसी चीजें क्या होगा कि 2 4 अल्टू पल्टू सल्टू मिलेंगे और आपस में मिलकर के एक बड़ी पार्टी बना देंगे और आकर के बोलेंगे कि हम मेजोरिटी में हैं, हमसे पूछिए प्रेसिडेंट, आप कौन है प्रेसिडेंट अंकल, आप हमसे पूछिए, हम बता रहे हैं कि हम लोग मेजोरिटी में हैं और हमारे लीडर ये है, मतलब इनको हम पीएम बनाना चाहते हैं। और बस जैसे वो पीएम बनेंगे कॉलिजन गवर्नमेंट की, वो बताने लग जाएंगे कि ये मिनिस्टर बनेगा, ये मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो देखिए, क्विक डिसीजन मेकिंग, नो डेडलॉक बिटवीन ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव एंजॉय लेजिस्लेचर कॉन्फिडेंस, इनेबलिंग फास्ट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है ना। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर में बैठा हुआ है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होगा कि कोई भी डिसीजन इनको लेना तो मेजोरिटी में तो यही है सॉरी, तो तुरंत डिसीजन लिया जाएगा, मतलब जो भी डिसीजन होगा वो बहुत फास्ट होगा सॉरी, कहीं डिले के चांसेस बहुत कम बनते हैं। ठीक है, डिमेरिट्स देखिए, अब मेरिट है तो डिमेरिट बट अब ऐसे होगा, थोड़ा कम भी फोकस करेंगे तो चल जाएगा। अनस्टेबल गवर्नमेंट, अब आपने पढ़ा था या मैंने बताया अभी कि क्या है, कभी भी प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं, कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कभी भी कैबिनेट का कोई मिनिस्टर रिजाइन मार दिए तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, है ना। मल्टी पार्टी, बहुत सारी पार्टी है, कोलिजन की गवर्नमेंट है और किसी को लग रहा है कि हम जिस इंटरेस्ट के साथ आए थे या जो वादे हमसे किया गया था कोलिजन की गवर्नमेंट बनाते समय वो नहीं हुआ, तो मैं तुरंत पलटी मार लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो पलट ही जाता हूं कभी भी, तो ऐसा हो जाएगा। तो मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोड्यूस अनस्टेबल कोलिजन्स, एनी पार्टी विड्रॉल कोलैप्स गवर्नमेंट, होते रहता है, आप जानते हैं इंडिया में कई बार होता है। ठीक है,
बिहार में जाइए कभी, देखिए अच्छे से, आपको पता चलेगा। नो पॉलिसी कंटिन्यूटी। अब देखिए क्या होगा कि बीच बीच में पार्टियां बदल रही हैं, सरकारें गिर रही हैं, तो एक सरकार दूसरी की पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेट करेगी, दूसरी सरकार दूसरे की पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेट करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट चेंजेस लीड टू पॉलिटिकल रिवर्सल, न्यू गवर्नमेंट अंडर प्रीडेसेसर्स पॉलिसीज, मतलब जो भी पुरानी सरकार थी, प्रेसिडिंग पार्टी थी, जो प्रेडिसिंग पार्टी थी, उसके जो भी एजेंडा थे उसको क्या करेंगे ये लोग, पूरी पूरी डिलीट कर देंगे। जैसे हम जानते हैं कि मान लो अभी मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट बहुत सारे बिल ले आकर के रखी हो और बिल अच्छी अच्छी हो, और अगर सरकार गिर जाए तो क्या होगा, जो नई पार्टी आएगी सबसे पहले इनके सारे बिल को उठा उठा के फेंकेगी कि नहीं नहीं ये सब बिल अच्छी नहीं है, अब हम कुछ क्रांतिकारी करना चाहते हैं। फिर इनकी पार्टी गिर गई, फिर दूसरी पार्टी आ गई, तो ऐसे चीजें चलती रहेंगी। ठीक है ना। अनसर्टेन टेन्योर, अब ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं, पीएम एंड मिनिस्टर लैक फिक्स्ड टेन्योर, कैन रिमूवल एनी टाइम ऑन कॉन्फिडेंस लॉस और अफेक्टिंग बोल्ड डिसीजंस। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे कॉन्फिडेंस लॉस होगा तो सरकार गिर जाएगी, तो बहुत तगड़ी डिसीजन नहीं ले सकते ये लोग। ठीक है, जैसे मान लो कि बहुत, मैं सोच रहा हूँ कि एकदम क्रांतिकारी तरीके से मैं पीएम हूँ या मिनिस्टर हूँ, क्रांतिकारी तरीके से कोई चेंज कर दूंगा, बाकी के मिनिस्टर्स को बुरा लग रहा है तो बोलेंगे हम पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, रिजाइन मार देंगे, हरा देंगे, दिक्कत दे देंगे, तो ऐसी चीजें चलती रहेगी। मतलब बोल्ड डिसीजन में हमेशा थोड़ा सा मतलब डर डर के काम करेगी पार्टी, है ना, तो ये एक दिक्कत है। अमेरिका में देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि लगा देंगे टैरिफ इधर उधर, तो टैरिफ के लिए सब दूसरे देश भागना चालू कर दिया, और टैरिफ लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अपने यहाँ एक टैरिफ लगाने की बोल रहा है, 4 लोग बैठे हुए, ऐसे कैसे लगा दोगे टैरिफ, लगा के तो दिखाओ, पूरे डेमोक्रेसी की नाश मिल रही है, होगा खूब, कुर्सियां तोड़ेंगे, एक दूसरे पे माइक वाइक फेंकने लग जाएंगे, ये सब होगा। ठीक है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, फ्यूजन वायलेट्स सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, में कंसंट्रेट पावर इन हैंड ऑफ लेजिस्लेचर कंट्रोलिंग पार्टी। ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एक्सेसिव लेजिस्लेटिव कंट्रोल, अब बट ऑब्वियस है कि एक्सेसिव लेजिस्लेटिव कंट्रोल होगा ही, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने अपनाया है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर का कंट्रोल हर जगह रहेगा। तो लेजिस्लेचर कैन ओवर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव अंडरमाइनिंग इट्स इंडिपेंडेंस। क्लियर है। गवर्नमेंट बाय नॉन एक्सपर्ट्स, अब आप जानते हो जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं वो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, कई तो अंगूठा छाप हैं, कईयों को ओथ सेरेमनी में ओथ पढ़ने नहीं आता है, कि पड़ोस में किसी को वो मारना पड़ता है कि भाई जरा बताओ बताओ वो लिखा क्या है, तुम भी एक कॉपी निकालो, पढ़ो, बता दो। तो ये चीजें चलते रहती हैं। भारत है यहाँ तो अंगूठा छाप, मतलब अच्छे अच्छे पढ़े हुए लिखे लोग रोड पे घूम रहे हैं, और अंगूठा छाप कौन बन गया है, मिनिस्टर बन गया है, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई कुछ भी बन जाता है, बस जनता को बेवकूफ बनाने आना चाहिए, ये एक दिक्कत है। ठीक है, तो नॉन एक्सपर्ट मिनिस्टर्स अपॉइंटेड फॉर पॉलिटिकल रीजन नॉट एक्सपर्टाइज। अब देखिए, अगर मुझे कोलिजन की गवर्नमेंट बनानी है और एक अल्टू महाराज को लाना है, पलटू नहीं अल्टू महाराज मान लो, तो अब वो कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो अभी चलूंगा तुम्हारे पार्टी में जब तुम मुझे उद्यान मंत्री बनाओगे या होम मिनिस्टर बना दो, सबसे मजा आ जाएगा। तो क्या होगा, अब उनको होम मिनिस्ट्री के बारे में कद्दू कुछ ज्ञान नहीं है, बन गए होम मिनिस्टर, कुछ भी बोले जा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा जा रहा है कि आपने हायर एजुकेशन के लिए क्या किया, तो एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने स्कूलों में बहुत अच्छे अच्छे व्यवस्था लगवाई है, अभी आप चिंता मत कीजिए, प्राइमरी स्कूल के टीचर की ट्रेनिंग चल रही है। क्या बात है भाई, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो मिनिस्टर को यही नहीं पता कि हायर ये एजुकेशन क्या है और प्राइमरी एजुकेशन क्या है। किसी नेता से पूछा जा रहा है कि आप अपना ब्लूप्रिंट बताइए, तो वो नेता कह रहा है नहीं नहीं ये बताने की चीज थोड़े ना, हम कैसे बताते ब्लूप्रिंट, अभी हमें इलेक्ट होने दीजिए, हम विकास करेंगे। बोले कैसा विकास करेंगे, विकास करेंगे, अरे किस टाइप का विकास कर देंगे विकास। तो ऐसी चीजें चल रही है देश में, अब क्या विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का विकास मर गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो नॉन एक्सपर्टाइज में लैक एक्सपीरियंस इन डिपार्टमेंट दे हेड। ठीक है, क्राइसिस डिले, अनस्टेबल गवर्नमेंट कॉज डिसीजन डिले इवन इन क्राइसिस सिचुएशन। अब आप जानते हैं सरकार गिर गई, कोई बहुत डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, अब सरकार ही नहीं है, सरकार बनाने में लगे हुए हैं सभी लोग, तो डिसीजन लिया नहीं जा रहा है, लफड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट
या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अंग्रेजों ने हम पे बहुत लगभग 200 सालों तक राज किया। 50-60 साल तो आखिरी के ऐसे थे कि एकदम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे डिसीजन आते थे वहां से और लागू किए जाते, लागू होते नहीं थे वो बात की बात है, पर चल ऐसे ही रहा था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमें लगा कि हम इसके यूज टू हैं और इसमें कोई खराबी भी नहीं है। एक तो डाइवर्सिफाइड कल्चर है हमारा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छा होगा हमारे लिए लागू करें तो, और दूसरा हम उससे अवेयर हैं। अब आप जानते हैं जिस कक्षा में हम बैठते हैं, जब कक्षा बदलने वाला होता है या सेक्शन बदल जाता है तो हमें बुरा लगता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो बैठे हुए थे वो एक्सपर्ट लोग थे, उनको लगा कि नहीं ये ठीक है हमारे हिसाब से, मतलब इसका नो डाउट वो भी किया गया होगा, एग्जामिनेशन किया गया होगा कि किस हद तक हमारे देश में अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिपेंडेंस से आज तक देश चल रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की तो मंशा ये थी कि इनका पार्लियामेंट तो छोड़ दो, कॉन्स्टिट्यूशन और देश ही नहीं चल पाएगा कुछ दिन। जब आजाद हो रहे थे तो अंग्रेजों की विशेष मंशा ये थी, पर देखिए चल रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो फैमिलियर मैंने ये बता दिया है, डिटेल नहीं करूंगा, आप देख लीजिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस ये भी मैं बता दिया हूं, कॉलोनियल टाइम से हम लोग इसको मतलब देख रहे हैं, इसके यूज टू हैं हम लोग, ठीक है। डाइवर्स सोसाइटी, अब क्या होगा कि इंडियाज हेट्रोजीनियस सोसाइटी विथ डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, एथनिसिटी रिक्वायर्ड इंक्लूसिव सिस्टम, पार्लियामेंट्री कोलिजन ऑफर रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शन। आप जानते हैं कोलिजन की गवर्नमेंट बनेगी या कैसा भी गवर्नमेंट बनेगा, लोग आएंगे अलग अलग जगह से, लोग आएंगे इलेक्ट होकर के, ठीक है, इलेक्टेड डिफरेंट लोग बैठेंगे, डिफरेंट ओपिनियन देंगे, किसी का कोई डिमांड होगा, किसी का कोई डिमांड होगा। तो इसमें क्या होगा कि सभी तरह के लोगों के इंटरेस्ट का डेवलपमेंट बना रहेगा या डिमांड बना रहेगा और उससे चारों तरफ से विकास हो पाएगा। अगर एक ही आदमी को बिठा देंगे पूरा बना करके तो चीजें थोड़ी ठीक नहीं हो पाएंगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी system ensure executive remains accountable to people through parliament, prevent abuse of power। आप जानते हैं अगर abuse of power होगा तो जनता जवाब मांगेगी, ठीक है। पार्लियामेंट में सेपरेशन ऑफ पावर है तो चीजें थोड़ी नॉर्मल वे में, अच्छे वे में चलेगी, ठीक है। प्रिवेंट डिक्टेटरशिप, अब आप जानते हैं फिर से वही डिवीजन ऑफ पावर है तो डिक्टेटरशिप हटा रहेगा, ठीक है। फ्रेमर्स वांटेड टू प्रिवेंट पावर कंसंट्रेशन इन सिंगल प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास नहीं है, या ये पहले मिनिस्टर्स से जाएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचेगा, देन आफ्टर कहां पहुंचेगा, प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। साथ में हमारे पास जुडिशियल रिव्यू भी है, वो भी अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूशन among cabinet ministers and legislative dependence prevented this, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आप जानते हैं इंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू पीपल, मिनिस्टर्स मस्ट जस्टिफाई पॉलिसीज, पुअर परफॉर्मेंस लीड्स टू रिमूवल। आप जानते हैं कोई मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो हटाया जाएगा उनको, ठीक है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, अब आप जानते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लगा हुआ है और जनता के अलग अलग डाइवर्सिफाइड कल्चर है तो अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ लोग रहेंगे। जिस पार्टी को में लोगों का विश्वास होगा, अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टियां बनेंगी और जिसका काम अच्छा लगेगा जनता उसको वोट देगी, जिताएगी, तो ये भी अच्छा है ना। मैनफोल्ड डेवलपमेंट देख लेना, ठीक है। responsive system with peaceful power transfer situated developing nation requiring stable governance with public partition। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इधर की चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। अब इंडिया और ब्रिटिश, मतलब जहां से हमने उठाया है, ये जिस चीज से हमने कॉपी किया है, जिससे हमने सीख करके अपने यहाँ लगाया है, उसमें कुछ तो अंतर होगा। मतलब भारत क्या एकदम हमने ब्रिटेन जैसा ही उठा लिया है या ब्रिटेन का कॉपी पेस्ट है हमारा पार्लियामेंट, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ कौन है, इलेक्टेड है, भले ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जैसे भी उनका इलेक्शन हो रहा है, बट इलेक्टेड है अपने यहाँ, ठीक है। टेन्योर क्या है, 5 ईयर टर्म। रिमूवल बाई इम्पीचमेंट, मतलब अगर वो ओवर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं तो पार्लियामेंट के पास है कि उनको इम्पीच कर सके, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि इम्पीच कर सके, क्लियर है। लंदन में ऐसा नहीं हो सकता, लंदन में तो क्राउन बैठे हैं, आंटी बैठी हैं, सदियों तक बैठी रहेंगी, बेटा इंतजार करते रहेगा कि कब बनूंगा मैं राजा, कब बनूंगा, मम्मी बताओ ना, मम्मी बताओ ना। फिर कभी मम्मी बोलेगी ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ, तू उठा के मुकुट पहन ले। तो ब्रिटेन में क्या है, हेरिडेटरी है, मोनार्क लगा हुआ है, लाइफ लॉन्ग एक ही आदमी या एक ही आदमी के ब्लड लाइन का बेटे का बेटा या बेटा का बेटी जो भी है वो राजा बनता रहेगा। कितनी अच्छी बात है, अपने यहाँ नहीं है, भगवान की कृपा है। कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, अब अपने यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमली एनफोर्स्ड,
ठीक है ना। अपने यहाँ कोडिफाइड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग एक्सपीरियंस के हिसाब से चलते हैं, अनरिटन बेस्ड ऑन कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। तो ऐसा इनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिक्स नहीं है, तुरंत बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। स्ट्रक्चर इंडिया फेडरल सिस्टम विथ यूनियन स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ब्रिटेन में क्या है, प्योर यूनिटरी सिस्टम है, मतलब अपने यहाँ स्टेट और यूनियन के बीच में दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम जैसा हमने अपना रखा है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, पर यहाँ पर क्या है, यूनिटरी पावर है, सारा पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट के बाद राजा जी के पास है, ठीक है, ऐसा चलेगा। जुडिशियल रिव्यू अपने यहाँ क्या है, देखो भारत में अगर मान लो पार्लियामेंट ने भी गलती कर दी, प्रेसिडेंट ने गलती कर दिया, कोई ऐसा लॉ लगा दिया गया जो बियॉन्ड पार्लियामेंट्री पावर है, अब बियॉन्ड पार्लियामेंट्री पावर है या कॉन्स्टिट्यूशन का ओवर रूलिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या कुछ भी ऐसा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो जुडिशियल रिव्यू करेगा, और अगर लगता है कि ये किसी भी तरीके से हमारे सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को या किसी भी तरीके के हमारे देश के लिए खराब है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स आप जानते हैं, हमारे यहाँ इमरजेंसी का यूज तो किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कभी भी इमरजेंसी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, उसके लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, उस क्वालिफिकेशन के तहत लगाया जाएगा। आर्टिकल 352 है, 56 है, 60 है, इसको अलग से हम लोग देखेंगे। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। शैडो कैबिनेट, अब शैडो गवर्नमेंट नहीं, शैडो कैबिनेट की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हर आदमी का एक कॉपी तैयार है, बस तुम हटो और हम बन जाएंगे, ठीक है ना। साइज एंड डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ लार्ज डाइवर्स कंट्री, आप जानते हैं, मल्टीलिंगुअल लोग हैं, मल्टी रिलीजन लोग हैं, ठीक है ना। ब्रिटेन इज अ स्मॉल होमोजीनस एंड, मतलब उनके यहाँ बहुत छोटे लोग, बहुत छोटा कॉलोनी है, बहुत बड़ा नहीं है, लोग भी कम हैं, और राजा में बहुत लोगों का विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऐसा नहीं है। कैबिनेट डेफिनेशन, ब्रिटेन वेल डिफाइंड कैबिनेट है, अपने यहाँ डिफाइंड नहीं है, अपने यहाँ तो कभी भी मिनिस्ट्री बदलती रहती है, कभी कोई मिनिस्टर बन जाता है, कभी कुछ मिनिस्टर बन जाता है, तो चीजें क्या है हमारे यहाँ वेल डिफाइंड नहीं है। मिनिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो ये अपने कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे एकदम कैबिनेट डिफाइंड है कि ये इतने लोग होंगे, ये होंगे, इस पोस्ट पे होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इससे कम ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखते रहिए, यहाँ पर हमारा खत्म हुआ, और आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।